हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इन्वेस्टमेंट एज इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज आपने देखा होगा कि निफ्टी में काफ़ी गिरावट हुई है दोस्तों। तो क्या रही इसके पीछे की गिरावट की वजह? तो दोस्तों, इसकी 3-4 वजह है। कोई एक वजह की वजह से आज निफ्टी नहीं गिरा है। 3-4 कारणों की वजह से आज निफ्टी में गिरावट हुई है दोस्तों। सबसे बड़ी जो गिरावट की वजह मुझे लग रही है वो है चीन। आपने देखा होगा कि 3-4 दिन पहले चीन की गवर्नमेंट ने जो स्टिम्युल पैकेज जाहिर किया है, तो वहाँ के चीन के मार्केट वैसे भी बहुत डाउन चल रहे थे, तो मार्केट भी सस्ते थे। और जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टिम्युल पैकेज वहाँ एलोकेट किया है दोस्तों, तो वहाँ क्या है, अभी वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ मिलेगी, रफ्तार मिलेगी। तो वैसे भी मार्केट सस्ते थे, तो एफआईआई यहाँ से माल बेच के चीन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहली और बड़ी वजह मुझे यही लग रही है। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से एफआईआई की बिकवाली का रुख भी बढ़ गया है दोस्तों। तो ये सबसे पहली वजह है और बड़ी वजह भी मुझे यही लग रही है। दूसरी वजह ही है इज़राइल और ईरान के बीच का युद्ध। जो इज़राइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, ये दूसरी वजह हो सकती है कि कहीं ज़्यादा बड़ा युद्ध हो गया और ईरान में जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया, तो क्रूड ऑयल के भाव बढ़ सकते हैं। और इसकी वजह से जो हम लोग आशा लगाए बैठे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा, वो शायद ना हो। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं होंगे दोस्तों। ये सेकंड वजह हो सकती है। तीसरी वजह हो सकती है कि आपने परसों देखा होगा कि मार्केट क्लोज होने के बाद सेबी की ओर से जो सर्कुलेशन आया था कि एफ&ओ में भारी बदलाव किए गए हैं दोस्तों। जो एफ&ओ के नियम थे उसके अंदर, वो शायद आपने सुने भी होंगे। तो ये तीसरी वजह हो सकती है, जो मार्जिन ज़्यादा लगने वाला है। उसके ऊपर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट में लिखिए, तो मैं उसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा क्या क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन ये तीसरी वजह हो सकती है कि जो एफ&ओ के अंदर जो बदलाव किए गए हैं, ये तीसरी वजह हो सकती है। और चौथी वजह हो सकती है कि आज वीकली एक्सपायरी थी, तो इस एक्सपायरी के अंदर जो भी सेलिंग प्रेशर बढ़ा है उसकी वजह से आज पूरे दिन ये निफ्टी एक भी लेवल पे दोस्तों सपोर्ट लिया ही नहीं है। पूरा दिन ये देखिए आप, लोअर लो काटता ही गया और एंड में जाके ये क्लोज हो गया। तो ये 3-4 वजह थी दोस्तों आज ये इतनी भारी बिकवाली की। और दोस्तों आगे की बात करें तो क्या हमें सब शेयर बेच के निकल जाना चाहिए? तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है दोस्तों, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये कोई पहली और आखिरी गिरावट नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावटें हुई है दोस्तों। ऐसा नहीं कि ये पहली और आखिरी गिरावट है। आगे और इससे बड़ी भी गिरावट हो सकती है और मार्केट यहाँ से रिकवर भी कर सकता है। क्या कल गिरावट हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जब तक ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी कि किन कारणों की वजह से हम लोग गिर रहे हैं और कितना गिरेंगे, ये जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी दोस्तों, तो तब तक ये गिरावट का दौर जारी रह सकता है दोस्तों। कल भी गिर सकते हैं, परसों भी गिर सकते हैं। मतलब ये कोई फिक्स नहीं होता है दोस्तों कि कितना गिरेंगे। लेकिन कारण क्लियर होगा तो हमें आगे का डायरेक्शन पता चलेगा। आज मैं दोस्तों, जो हम लोग चार्ट पैटर्न के ऊपर जो वीडियो बनाते थे फीचर्स के बारे में कि कौन सा फीचर बाय करना चाहिए, वो आज हम नहीं बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि आज जो निफ्टी में ये भारी गिरावट हुई है उसमें, और पूरा इंडेक्स, सभी इंडेक्स के अंदर ज़्यादातर दोस्तों गिरावट हुई है। तो चार्ट पैटर्न ऐसे ही बने होंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा चार्ट क्या कहना चाहता है। सबके सब रेड कैंडल बड़ी बड़ी बनाई है सब स्टॉक के अंदर, तो इसमें से चार्ट पैटर्न की क्लियरिटी हमें नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो इसकी वजह से हम आज वो वाला वीडियो नहीं बनाएंगे जो फीचर्स बाय करके हम जो हेजिंग स्ट्रेटेजी सीखते थे। ये वाला वीडियो हम आज नहीं बनाएंगे। आज कुछ फंडामेंटल स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ फंडामेंटल स्टॉक के बारे में। तो हमें सबसे पहले क्या देखना होगा दोस्तों, तो क्रूड ऑयल देखना होगा कि क्रूड ऑयल अगर ज़्यादा तेज़ हो गया तो मार्केट में और भी गिरावट बढ़ सकती है। ये दोस्तों आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल हमारा $70 के नीचे चल रहा था और अभी ये 75 हो गया। ये 3 दिन के अंदर ये
$5 का सीधा फ़र्क पड़ गया दोस्तों। तो ये एक मेन वजह हो सकती है कि गिरावट में इसका भी पार्टिसिपेट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए कुछ कंपनियों के बारे में जानते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रांग है दोस्तों, और इस गिरावट के साथ में ये जो नीचे आएंगी तो उसमें आपको खरीदने का मौका मिलेगा, और इसको आप धीरे धीरे एवरेज भी कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहली कंपनी है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो पीडीलाइट। आप देख सकते हो पीडीलाइट है। तो सबसे पहले पीडीलाइट, तो ये कंपनी मुझे क्यों पसंद है दोस्तों, तो इसकी मेन वजह है दोस्तों इसका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है दोस्तों। और जब भी क्रूड ऑयल का भाव तेज होता है तभी इसमें गिरावट आती है। बाकी अन्य कोई वजह के कारण से ये कंपनी गिरती नहीं है दोस्तों। आप इसका 1 महीने का अगर चार्ट पैटर्न देखें तो ये पॉजिटिव में चल रहा है, 6 महीने के अंदर भी ये पॉजिटिव है, साल भर के अंदर भी ये पॉजिटिव है। मतलब ये ईयर टिल डेट, ये 1 जनवरी से जो शुरू हुआ है वहाँ से भी इसने अब 22% के रिटर्न दिए हैं। 5 साल का आप देखेंगे तो 141% के रिटर्न है, और मैक्सिमम अगर मैं चार्ट पैटर्न इसका खोलूँ तो ये टॉप पे ही चल रहा है दोस्तों। इस कंपनी को पसंद करने की वजह यही दोस्तों कि ये B2C में काम करता है, बिजनेस टू कस्टमर। ये डायरेक्ट इसकी जो केमिकल के जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये सीधे कस्टमर को बेचता है। ये B2B वाला बिजनेस नहीं है, ये B2C वाला बिजनेस है। और जब तक इंडिया में दोस्तों B2C वाला बिजनेस चलता रहेगा, इस कंपनी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ये कंपनी मुझे इसीलिए पसंद है दोस्तों। ज़्यादातर B2B वाली केमिकल कंपनियाँ होती है, एक केमिकल वाली कंपनी अपना केमिकल बना के दूसरी केमिकल वाली कंपनी को देती है। B2B बिजनेस ज़्यादा चलता है केमिकल में, लेकिन ये केमिकल वाली कंपनी ऐसी है जिसका सीधा सीधा लिंक कस्टमर के साथ में है, रिटेल कस्टमर को सीधा ये माल बेचती है। तो दोस्तों इसीलिए ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है। और आपने देखा होगा कि ये जब भी गिरावट आती है इसकी रिकवरी बहुत शार्प रहती है दोस्तों। ये गिरेगा धीरे धीरे धीरे, गिरने में ये 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक लगाएगा। लेकिन जो 3 महीने में अगर वे 5%, 10% गिरा है तो वहाँ से ये रिकवर होने में सिर्फ 5 दिन लगाता है। 5 दिन के अंदर ये शायद 3 महीने की गिरावट ऑब्जर्व कर लेता है। ये स्टॉक इसीलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। तो जब भी गिरावट मिले दोस्तों, ये अगर पीडीलाइट का स्टॉक आपको 3,000 या 3,000 के नीचे के भाव में कभी भी मिले तो आप इसको लेके एवरेज कर सकते हैं या नई खरीदारी भी इसके अंदर कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे हम टाइटन कंपनी के बारे में। तो टाइटन कंपनी भी दोस्तों B2C वाला बिजनेस है, इसका भी डायरेक्ट दोस्तों कनेक्शन कस्टमर है। तो इसकी वजह से भी ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद है। ये कंपनी भी आपको अगर 3,000 के प्राइस के आजू बाजू मिलती है दोस्तों, 3,000-3,200 के रेंज में, तो आप इसको भी लेके एवरेज कर सकते हैं या नई खरीदारी भी इसके अंदर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे लार्सन एंड टुब्रो। ये कंपनी भी दोस्तों इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा योगदान है इस कंपनी का। आप देख सकते हैं 5 दिन में 7% टूटा हुआ है, 1 महीने के अंदर 5% डाउन है, 6 महीने में ये कंसोलिडेशन फेस में है दोस्तों, कहीं नहीं गया है, 7% नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है। साल भर से भी ये यहीं पर घूम रहा है दोस्तों। 1 जनवरी से लेके ये अक्टूबर महीना आ गया लेकिन इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है दोस्तों। लेकिन जैसे ही आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न खोलेंगे दोस्तों तो 146% के रिटर्न ये दिखते। ये आप दोस्तों बोल सकते हो कि स्टॉक मार्केट का हाथी अगर किसी को बोलना है तो ये स्टॉक मार्केट का हाथी है दोस्तों L&T। ये धीरे धीरे चलेगा लेकिन ये गिरावट में आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए ये स्टॉक को दोस्तों। और आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर खोलते हो दोस्तों तो ये भी अभी टॉप पे ही चल रहा है दोस्तों, टॉप के आजू बाजू ही इसका अभी प्राइस चल रहा है दोस्तों। तो ये 3 कंपनियां दोस्तों ऐसी हैं जो जब भी गिरावट आपको मिले तो इन 3 कंपनियों को आप एवरेज करना या नई खरीदारी करना ना चुके दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे टाटा केमिकल्स के बारे में। तो इस कंपनी को मैंने क्यों आज इसके अंदर लिस्ट में शामिल किया है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि टाटा केमिकल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट दोस्तों सोडा ऐश है। और अगर चीन के अंदर ये स्टिम्युल पैकेज जाहिर करने से अगर वहाँ की बिज़नेस में ग्रोथ आएगी तो सोडा ऐश के भाव बढ़ेंगे, और सोडा ऐश के भाव बढ़ेंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमारे ये इंडियन कंपनी को हो सकता है, टाटा केमिकल्स को। तो इसीलिए मैंने आज ये कंपनी इसके अंदर शामिल की है दोस्तों। ये हमें देखना होता है दोस्तों कि कौन से टाइम पे किस कंपनी को ख़रीदना चाहिए, कौन से टाइम पे किस कंपनी से निकल जाना चाहिए। तो इस कंपनी को ख़रीदने का मेरी वजह यही है कि अगर सोडा ऐश की कीमतों में बढ़ोतरी हुई ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है
तो सबसे पहले यही स्टॉक भागेगा दोस्तों। तो आपको इसके ऊपर नज़रें टिकाए रखनी है कि अगर सोडा ऐश की कीमतों में कुछ भी हुआ तो ये सबसे पहले दौड़ लगाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे आईटी कंपनियों के बारे में। तो मार्केट की इतनी बड़ी गिरावट में आईटी कंपनियों का भी काफ़ी योगदान था दोस्तों। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों इसमें कि आईटी कंपनियां का बिजनेस हर देश में फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर बिजनेस आईटी कंपनियां का आता है तो वो आता है अमेरिका से और कनाडा और यूरोप के देशों से। अमेरिका, कनाडा और यूरोप के देशों से ज़्यादातर आईटी कंपनियों का बिजनेस होता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच में कुछ भी होता है दोस्तों तो इतना ज़्यादा इन आईटी कंपनियों के ऊपर इफेक्ट नहीं आता है। मैंने इसीलिए आईटी कंपनियां सिलेक्ट की है दोस्तों कि गिरावट में अगर आईटी कंपनियां नीचे मिलती है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, जो भी आपको आईटी कंपनी पसंद हो दोस्तों, तो इनको भी आप अपने रडार पे रख सकते हो दोस्तों कि गिरावट के अंदर इन आईटी कंपनियों के अंदर आप निवेश के मौके तलाश सकते हो। हालांकि बाजार गिरेगा तो ये आईटी कंपनियां भी गिरेगी, लेकिन कमबैक इनका फास्ट रहता है दोस्तों, क्योंकि आईटी कंपनियों का अमेरिका के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आती है तो सबसे पहले आईटी कंपनियां गिरेगी। लेकिन अमेरिका से और यूरोप से अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तो बाजार के गिरावट के साथ में आईटी कंपनियां भी गिरेगी, लेकिन रिकवरी बहुत फास्ट होती है इन आईटी कंपनियों में। तो इसीलिए मैंने ये आईटी कंपनियां इस लिस्ट में शामिल की है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे पेंट वाले सेक्टर की। तो पेंट वाले सेक्टर में आप देख सकते हो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट है, कंसाई नेरोलैक है। ये पेंट वाली कंपनियों का दोस्तों रॉ मटेरियल क्या होता है? क्रूड ऑयल होता है। और अगर क्रूड ऑयल का भाव बढ़ गया तो इन कंपनियों के लिए वो नेगेटिव बात रहती है। तो आप पेंट कंपनियों के बारे में अभी सोच रहे हो इन्वेस्ट करने का तो थोड़ा राह देख के इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, क्योंकि पेंट कंपनियों के अंदर क्या इनका रॉ मटेरियल का भाव बढ़ जाएगा तो इनका कॉस्टिंग खर्च बढ़ जाएगा। तो इस कंपनियों में इन्वेस्ट करने के मौके तलाशने हैं आपको तो क्रूड ऑयल पे ध्यान रखिए। अगर क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ता नहीं है तो आप इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर क्रूड ऑयल का भाव ज़्यादा बढ़ गया तो आप इन कंपनियों से थोड़ी दूरी बना के रखिए। आगे हम बात करेंगे टायर सेक्टर की। तो टायर सेक्टर के अंदर भी दोस्तों ऐसा ही है कि इनका रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल रहता है, तो इसीलिए मैंने टायर कंपनियों को भी शामिल किया है। अगर क्रूड ऑयल का भाव तेज़ नहीं होता है तो आप टायर कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अगर क्रूड ऑयल का भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, $90, $95, $100 पहुँच गया, तो इन कंपनियों के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ रहती है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे एविएशन सेक्टर की। देखिए आप देख रहे हो स्पाइस जेट है, जेट एयरवेज है, इंटरग्लोब एविएशन है। तो इनका भी रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल ही होता है दोस्तों। तो इनका भाव आप वही हिसाब से सोचिए कि बढ़ गया क्रूड ऑयल का भाव तो इनका रॉ मटेरियल खर्च महंगा हो जाता है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे अदानी पोर्ट्स के बारे में। तो अदानी पोर्ट्स को इस लिस्ट के अंदर शामिल करने की वजह क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि अदानी पोर्ट ने इजराइल के अंदर जो पोर्ट खरीदा था, तो इजराइल में अगर युद्ध होता है तो पोर्ट पे काम बंद हो जाएगा और इनका खर्चा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, लेबर कॉस्ट रहती है ये सब। तो इसकी वजह से इस कंपनी के रेवेन्यू पे इफ़ेक्ट आ सकता है दोस्तों। खर्चा चलता रहेगा और रेवेन्यू होगा नहीं, तो इसके वजह से इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी असर आ सकता है। तो आप अदानी पोर्ट में अगर निवेश करना चाह रहे हैं तो ये इजराइल और ईरान वाला मामला थोड़ा शांत हो जाने दीजिए, तभी आप इस कंपनी के बारे में सोचिए दोस्तों। आगे हम बात करेंगे स्टील सेक्टर के बारे में। टाटा स्टील है, JSPL है, APL अपोलो है, सेल है। इन कंपनियों के अंदर ये लिस्ट में शामिल करने की मेन वजह क्या है दोस्तों कि अगर चाइना ने स्टिम्युल पैकेज जाहिर किया तो वहाँ इंडस्ट्रीज में ग्रोथ आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो वहाँ की जो स्टील कंपनियाँ जो दूसरे देशों में स्टील एक्सपोर्ट करती थी उनका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, तो हमारे देश की जो स्टील वाली कंपनियाँ हैं उनका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। तो इसी की वजह से मैंने ये स्टील कंपनियाँ इसके अंदर शामिल की है। और चाइना जो दूसरे देशों में सस्ता स्टील भेज रहा था वो स्टील सस्ता नहीं भेजेगा, मतलब वो भाव बढ़ा के भेजेगा। तो इसका फ़ायदा भी सीधा सीधा हमारी कंपनियों को भी होगा, क्योंकि हमारी कंपनियां भी फिर महंगा स्टील दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगी। तो इसी की वजह से ये स्टील कंपनियां मैंने इस लिस्ट में शामिल की है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे डिफेंस कंपनियों के बारे में। तो डिफेंस कंपनियों में आपको पता ही होगा कि ये पिछले 2-3 साल से तो काफ़ी चल चुकी है डिफेंस कंपनियां, लेकिन फिर भी मैंने इस लिस्ट में इसीलिए शामिल की है दोस्तों कि अगर आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, फिर ये ईरान और इजराइल वाला चल रहा है, चाइना ताइवान का चल रहा है, ऐसा कोई ना कोई देश एक दूसरे के साथ में युद्ध का कॉन्फ्लिक्ट बना ही रहता है दोस्तों।
तो अगर गवर्नमेंट बजट के अंदर डिफेंस में अगर कुछ एलोकेशन बढ़ाती है तो सीधा सीधा फ़ायदा इन कंपनियों को होगा, डिफेंस वाली कंपनियों को। तो इसीलिए मैंने ये डिफेंस कंपनियाँ इसके अंदर शामिल की हैं। जब भी कोई भी जगह पे युद्ध होता है दोस्तों, तो डिफेंस वाली कंपनियों पे सीधी नज़र चली जाती है, क्योंकि हर गवर्नमेंट अपना डिफेंस का जो बजट रहता है वो फिर थोड़ा बहुत तो बढ़ाती ही बढ़ाती है। ये युद्ध देखने के बाद अगर हमारी गवर्नमेंट ने भी अगर डिफेंस में बजट बढ़ाया तो सीधा सीधा फ़ायदा इन कंपनियों को होगा। इसीलिए मैंने इसके अंदर लिस्ट में ये कंपनियां शामिल की है। आगे हम बात करेंगे कि आज एफएमसीजी सेक्टर क्यों टूटा। वैसे तो दोस्तों मार्केट में कभी भी गिरावट आती है तो एफएमसीजी सेक्टर टूटता नहीं है, उसकी उल्टा होता है कि वो डिफेंसिव सेक्टर है तो उसके अंदर तेज़ी रहती है। लेकिन आज डाबर की ओर से जो दोस्तों उसका कमेंट्री आया तो उन्होंने अपना रेवेन्यू 5% गिर सकता है ऐसा बताया, तो इसकी वजह से दूसरी एफएमसीजी कंपनियों को भी ये साथ में नीचे ले गया। जो कि डाबर का अपना अलग प्रोडक्ट चलता है दोस्तों, एफएमसीजी में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एचयूएल है, ब्रिटानिया है, मैरिको है, ये सब अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है। लेकिन जो गाइडेंस डाबर ने दिया, ये डाबर ने पूरी एफएमसीजी सेक्टर को ख़राब किया दोस्तों। तो इसी की वजह से आज एफएमसीजी सेक्टर में काफ़ी दबाव देखने को मिला। हालांकि नहीं तो क्या है दोस्तों, मार्केट में जब भी गिरावट होती है तो एफएमसीजी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर होता है जो डिफेंसिव का काम करता है, वो इतना गिरता नहीं है। हालांकि उसकी विपरीत उसके अंदर खरीदी आती है। लेकिन आज डाबर की गाइडेंस की वजह से ये एफएमसीजी सेक्टर सबको ले डूबा है। और उसका विपरीत देख आया बयान मैरिको का, तो मैरिको ने अपना गाइडेंस काफ़ी अच्छा दिया, तो इतने गिरावट में भी मैरिको का स्टॉक ग्रीन में क्लोजिंग हुआ है दोस्तों। और सबसे लास्ट में अगर बात करेंगे आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी का बिज़नेस ही पूरा दोस्तों इंडिया के अंदर है। ये अपना रेवेन्यू कमाती है टिकट और कैटरिंग से। तो हालांकि दूसरे देश में कुछ भी हो, जब तक इंडियन रेलवे की टिकटें बिकती रहेगी और कैटरिंग का काम चलता रहेगा, तब तक आईआरसीटीसी का रेवेन्यू में कोई असर आने वाला नहीं है दोस्तों। और आपको पता ही होगा कि अभी फेस्टिवल सीज़न शुरू होने वाला है, तो फेस्टिवल सीज़न के अंदर भी काफ़ी सारी नई ट्रेनें अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि नई ट्रेनें चलाएंगे। लगभग 6000 ट्रेनें नए रूट पर चलाने का प्लानिंग है दोस्तों। तो इन सब का रेवेन्यू आएगा तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगा। तो इसीलिए ये आईआरसीटीसी भी मैंने इसीलिए लिस्ट में शामिल किया है कि अगर गिरावट में आईआरसीटीसी भी आपको नीचे मिलता है तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगर कोई भी क्वेरी है आपको कोई भी स्टॉक के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा दोस्तों।